हेलो नमस्कार, कैसा है मेरा यूट्यूब परिवार। सभी को सबसे पहले हैप्पी होली। सब अच्छे से खेलिए, हम लोग भी जस्ट अभी खेले हैं। पर आज एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही थी कि जितने भी 15 लाख रुपए से कम के लोन है, आप जो लोन ले रहे हो बैंक से, एनबीएफसी कंपनी से, उसका एक अमाउंट होता है। मैं एक कंबाइंड लोन के बारे में बात कर रहा हूँ। यहाँ पर आप एक कोई पर्टिकुलर लोन लेते हो, अगर वो 15 लाख रुपए से कम है तो वैसे लोन में जो डिस्काउंट देखने को मिला है वो मिला है 80%। मतलब समझ रहे हो कि यहाँ पर एक कस्टमर का 15 लाख का लोन था। जब वो सेटलमेंट करवाने के लिए गए थे तो उनको जो डिस्काउंट देखने को मिला है वो मिला है सीधे तौर पे 80% बैंक ने माफ़ कर दिया है। उनका जो सेटलमेंट हुआ है, आप सुन के हैरान हो जाओगे। पहले बताइए 15 लाख का 80% होता कितना है। उनको 12 लाख रुपए का डिस्काउंट दिया गया है। रीज़न क्या था, रीज़न के बारे में बताएंगे, पूरे केस के बारे में बताएंगे। अगर आप भी इस तरह की समस्या से जूझ रहे हैं, अगर आपको भी नहीं समझ में आ रहा कि कैसे हम लोग सेटलमेंट करवाएंगे और कितना ज़्यादा में सेटलमेंट होगा, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम आपको समझाएंगे कि कोई भी सेटलमेंट कैसे होता है। देखिए, ये क्लाइंट हमसे जुड़े थे तकरीबन दिसंबर के टाइम पे। इनकी समस्या क्या थी कि इन्होंने एक बिजनेस खोला था, सब्जी का बिजनेस होता है। तो सब्जी के बिजनेस के लिए उन्होंने कर्ज लिया था। कर्ज उनको जो मिला था तकरीबन मिला था 17 लाख रुपए का, जो कुछ दिनों तक उन्होंने सही से चलाया। और उसके बाद उनकी जो पूरा जो ये दुकान था वो पूरी तरह से ख़त्म हो गया, नुकसान हुआ। जिसके बाद वो नुकसान रिकवर नहीं हो पाया, वो अपने ईएमआई को देने में असमर्थ हो गए। और ये पूरा मामला 2022 का था। 2022 और 23 के दौरान बैंक वालों ने काफ़ी ज़्यादा उन्हें परेशान किया। उनके घर पे आए, रिकवरी टीम भी आती थी। कई बार लोन मैनेजर भी उनके घर पे दिन दिन भर बैठते थे। उनको तकरीबन नहीं समझ में आ रहा था क्या होगा, क्योंकि बैंक वालों ने उनके ऊपर केस भी कर रखा था, सेक्शन 138 का भी, जिससे वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुके थे। 2-3 बार उनको तारीख पे भी जाना पड़ा था। पहली बार तारीख पे गए थे तो उनके साथ एक और चीज़ हुआ था, जो मैं अक्सर लोगों को बोलता भी अपने वीडियो के दौरान, कि उनको जब समन आया था सेक्शन 138 के तहत, तो उन्होंने एक वकील से संपर्क किया। वकील ने क्या बोला कि उस चीज़ को आप इग्नोर कर दीजिए, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, कि समन आते रहते हैं, इसमें आपको जवाब देने की कोई ज़रूरत नहीं। वो नहीं दिए। फिर जब दूसरे बार जब इनके पास आया, क्योंकि यहाँ पर बेलेबल नोटिस भी आता है, तब वो पूरी तरह से परेशान हो गए। जब वकील के पास गए तो वकील ने अच्छा खासा उनसे 10-15 हज़ार रुपये ऐंठ लिए। अगर वो समन में चले जाते तो उनका नुकसान भी कम होता। और इसी दौरान वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुके थे। और वर्ष 2024 की बात मैं करूँ, दिसंबर के टाइम पे उन्होंने उनसे संपर्क किया। संपर्क के दौरान उन्होंने बताया, अपने केस के बारे में बताया कि ये कई सालों से चल रहा है और समझौते पे बात अटक जाती है और समझौते ढंग से हो नहीं पाता। फिर हमने उनके पूरे केस को देखा। जब हमने इस पूरे प्रक्रिया को समझा तो उन्होंने जब ये सेटलमेंट प्रक्रिया के बारे में पूरी जानकारी दी हमें, कि ऐसे ऐसे हमें इतना सक्षम है। देखिए, सबसे पहले हमने उनको बताया कि जब भी आप सेटलमेंट के बारे में जा रहे हो तो उस अमाउंट के बारे में एग्री मत कर दीजिए जो आपके पास है ही नहीं। देखिए, लोग क्या गलती करते हैं, आपका भी एक अमाउंट हो गया, कोई भी XYZ मान लीजिए, और आपको जब बैंक कम कर रहा है तो आपके मन में डर हो रहा है कि बैंक मान लीजिए अभी कम करके दे रहा है, बाद में करे ना करे, तो हम लोग हाँ बोल देते हैं डर के मारे। ऐसा नहीं करना है। अब एक व्यक्ति की बात मैं बताऊं, उनका जो एक अमाउंट आया था, करीब उनका 10 लाख के अमाउंट में उन्होंने 6 लाख पे एग्री कर दिया था। और उनकी आर्थिक स्थिति ऐसी थी कि उनके पास 2 लाख रुपए भी नहीं है। आप एग्री कर दोगे, उसके बाद पैसे दे नहीं पाओगे, बैंक डराएगा धमकाएगा, ऐसा कुछ कर नहीं पाता है, करता है। तो आप हमेशा उस अमाउंट के लिए एग्री करना जो आपको लगता है कि आप जमा कर सकते हो, आप ऑन कर सकते हो। क्योंकि देखिए, बिगड़ चुका है लोन। जब आप नहीं पे कर पाते, लोन जब आप नहीं दे पाते, तो ऑलरेडी आपका बहुत कुछ बिगड़ चुका होता है, बहुत कुछ नुकसान हो चुका है। और नुकसान मत कीजिएगा। जब ये व्यक्ति हमारे पास आए तो हमसे पूरी बातचीत हुई, उनका हमने पूरे केस को देखा, और तब जाके जब पूरे सेटलमेंट प्रक्रिया के बारे में हमने उनका मिनिमम निकाला, सब कुछ किया, तो उनको जो डिस्काउंट मिला है वो अभी तक का मेरा सबसे बड़ा डिस्काउंट। 12 लाख रुपए उनके डिस्काउंट्स में गए हैं। उनको 3 लाख रुपए जमा कराने हैं। 3 लाख को जमा करने के लिए 31 मार्च तक का समय दिया गया है। वो पैसे अरेंजमेंट के लिए लग गए हैं और उनका ये सेटलमेंट हो भी जाएगा। तब हम आपको बताते हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर इस तरह से सेटलमेंट करवाना चाहते हैं तो सबसे पहले क्या ध्यान दें। सबसे पहले आपको एक चीज़ समझना चाहिए कि जब आप बैंक से लोन लेते हो तो बैंक से जो लोन लेना है एक बिजनेस प्रोसेस है। यहाँ पे आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले ज़्यादातर लोग क्या अपने आप को गुनहगार समझ लेते हैं कि हम पैसे लिए हैं और पैसे रिपेमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो हम एक गुनहगार हैं। अपने आप को सबसे पहले गुनहगार की तरह देखना बंद कीजिए। जब आप गुनहगार की तरह देखना बंद कर दोगे तो उसके बाद क्या होता है कि अब हमको इसको देना है। अगर हमको देना है
तो इसको देने के लिए ऐसी प्रक्रिया नहीं है कि हम किसी और बैंक से लोन ले लेते हैं, इसको दे देते हैं, फिर उसको हम देते रहेंगे। तो एक बात समझिए कि जो पुराना लोन है उसमें डिस्काउंट मिलेगा, पर जो आप नया लोन लोगे उसको तो पे करना पड़ेगा ना। तो जिस समस्या से आप पहले जूझ रहे थे उस समस्या में दोबारा चले जाओगे, और उस समस्या में अगर आज नहीं निकल पा रहे थे तो आने वाले समय में फंस जाओगे। तो दूसरा काम ये कीजिए, कभी भी कर्ज को भरने के लिए दूसरे कर्ज को लेने की ज़रूरत नहीं है, उससे अच्छे तरह से समझे। सबसे पहले देखिए कि जिस बैंक से हमने लोन लिया है वो बैंक है, एनबीएफसी कंपनी है, लोन कितने का है। अगर 20 लाख से ऊपर है तो इसमें आरसी कट सकती है, 20 लाख से नीचे है तो हमें समझौता मिलेगा। तो जब 20 लाख से नीचे का है तो अब हमें इसमें कितना बार्गेन करना है, कितना तक ये नीचे हो सकता है, तो इसमें हम लोग अपना 100% डालेंगे कि इतना कर सकते हैं, और डरना बिल्कुल भी नहीं है। देखिए समझौते की प्रक्रिया क्या बोलती है कि एक बात वो रखेंगे, एक बात हम रखेंगे। जब दोनों के बीच में एक सहमति बन जाए, अगर मान लीजिए बैंक ने आपको कुछ बोला और आपने तुरंत हाँ बोल दिया, तो बैंक तो चाह ही रहा है ना कि इसी तरह से सेटलमेंट करना, कि वो अगर चाहे कि ज़्यादा से ज़्यादा बोले और आप चाहो कम से कम बोलो। तो इसको उस पॉइंट तक स्ट्रेच करना है कि आपको समझे। और जब भी आप सेटलमेंट करने की बात जा रहे हैं तो आप कभी नहीं बोलोगे कि सर हम इतना बोलोगे तो हम इतना कर देंगे। जब भी आप इस तरह से बात करते हो तो आपके स्थिति को दर्शाता है। कभी भी समझौते के लिए जाए तो अपनी समस्या लेके जाए, अपनी परिस्थिति दिखाने के लिए मत जाए। और जब बहुत सारे लोग अपने मेडिकल इशू को रोने लगते हैं, ये सब मत रोइए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उनको। उन्होंने आपको एक लोन दिया था जिससे आपकी आर्थिक स्थिति सुधरी है, आपने एक बिजनेस करने के लिए लोन लिया है, जिस भी प्रक्रिया के लिए। अब अगर आप देने के समय उनको अपनी कोई भी दुखड़ा सुनाओगे, कोई भी कहानी सुनाओगे, उन पर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है। सिर्फ आप अपने समय और अपने आप को परेशान करते हो, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। जाना है उनको एक ऑफ़र देना है। देखिए हम लोग क्या होता है जब गिराने लगते हैं, सर इतना दे दीजिए, इतना दे दीजिए। नहीं, देखिए जब भी आप सेटलमेंट मांगने जाओ एक प्रोसेस है। सबसे पहले आपको अपना मिनिमम पता होना चाहिए, कितना मिनिमम जा सकता है, उसकी क्या प्रक्रिया होगी, इससे नीचे तो नहीं जाएगा। और ऐसा नहीं, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि सर हम 1 लाख देंगे। अरे आप दोगे थोड़ी होता है, जो एक अमाउंट होता है, जो एक हम इतना दे सकते हैं, अरे इतना भी कम नहीं। एक अमाउंट जो होता है जो मैनेज किया जा सकता है, एक अमाउंट जो है जहाँ तक पहुँचा जा सकता है। मान लीजिए 20 लाख का लोन है, बोलोगे हम 1 लाख में करने के लिए बैंक को बोल रहे, कर नहीं रहा, बैंक थोड़ी करेगा। एक अमाउंट होता है जो एक मिनिमम तक देखा जाता है, उसमें अगर आपका सेटलमेंट फिट बैठ रहा है, सबसे पहले मिनिमम देखिए और बार्गेन कीजिए उसके ऊपर। किसी का 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, ये भी डिपेंड करता है कि आपका सिविल स्कोर क्या है, आपका बैंकिंग परफॉर्मेंस क्या है, बहुत सारी चीज़ें होती है। उस पर बार्गेन कीजिए, सेटलमेंट कीजिए। सेटलमेंट के दौरान सारी बातों को ध्यान में रखें कि कितने में सेटलमेंट हो रहा है, किस अमाउंट के अगेंस्ट में हो रहा है, उसके सारे चीज़ मेंशन होने चाहिए। और सेटलमेंट के दौरान जो भी अमाउंट तय हो उसको आप अपने सेटलमेंट लेटर में मेंशन करवाएं। केस वगैरह हो, कुछ भी हो, ये आपके फ्यूचर के लिए बहुत ही ज़्यादा सेफ और आपको कर्ज से बाहर निकालता है। छोटी छोटी चीज़ों को अगर आप ध्यान दोगे तो अच्छे से अच्छे रिकवरी को आप बीट कर सकते हो और अच्छे अच्छे सेटलमेंट ले सकते हो। इस तरह से बहुत सारे लोगों के सेटलमेंट्स हुए हैं। आने वाले समय में जब भी ऐसा कोई इंस्पायरिंग स्टोरी मिलेगा जो आप लोग को मोटिवेट करेगा, हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।